Everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. तो जैसे कि हमने जनरल साइंस अपनी स्टार्ट की है और हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी 8th-9th क्लास में जो है पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको कितना पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, सो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की कि फोर्स क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है पुश और पुल। राइट, आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को पुश करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को पुल करते हो, तो आप कहते हो कि आप उस बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हो, आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। राइट, यही होता है ना कि आप किसी बॉडी को अगर पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो आप कहते हो आप उस बॉडी के ऊपर, आप किसी बॉडी को अगर पुश करते हो, पुल करते हो, तो आप कहते हो आप उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की पोजीशन को, ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करते हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसी तुम कह सकते हो कोई भी ऐसा पुश, कोई भी ऐसा पुल जिससे उस बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तुम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हो या तुम उसकी शेप को चेंज करते हो, तो तुम कहते हो जो वो एजेंट, जो भी चीज आप जो अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन, जिसकी वजह से उसकी स्टेट या उसका मोशन या उसकी शेप चेंज हो रही है, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज फोर्स। उसे हम कहेंगे फोर्स। तो फोर्स सिंपली क्या है, एक पुश या पुल जो किसी बॉडी को मोशन में ला सकता है, मतलब उसे एक्सेलरेट कर सकता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या उसकी शेप को चेंज कर रहा है। ऐसे पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, सो फोर्स की वजह से जो बॉडी रेस्ट पे थी आप उसको मोशन में ला सकते हो, जो बॉडी मोशन में थी आप उसको रेस्ट में ला सकते हो, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो या उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग दी फोर्स। ठीक है, देखो दो तरह की फोर्सेस हो सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं जैसे कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक साथ किसी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे टू और मोर फोर्सेस एक साथ लग रही हैं, ठीक है, बट उस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं हो रही है, उस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं हो रही है, मतलब कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहा, अगर वो मोशन में था वो मोशन में ही रहा, ना उसकी स्पीड इंक्रीज हुई ना उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, कोई एक्सेलेरेशन नहीं हुई। तो अगर ऐसी फोर्स, मतलब कि अगर उस ऐसी फोर्स, आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टू या टू से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी फोर्सेस होती हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जिसमें जो रिजल्टेंट फोर्सेस होती है, मतलब रिजल्टेंट मतलब सारी फोर्सेस का जो सम होता है दैट इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, अगर रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, तो वो फोर्स होगी अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करते हैं,
ठीक है, उनकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, पर उसके स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ठीक है, इस केसेस में एक्सेलेरेशन जो है कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, एक्सेलेरेशन 0 होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब स्पीड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करती हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन जो है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और वेलोसिटी जो है, ठीक है, एक्सेलेरेशन इज नॉट 0 एंड वेलोसिटी जो है इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये होती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसी कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स है दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स आई थिंक सबको पता होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जो आपके जब आप चलते हो ग्राउंड में तो आप किसकी वजह से वॉक कर पा रहे हो, ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी यू आर एबल टू वॉक ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जो आपके शूज और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स है, आपके शूज ग्राउंड के साथ टच कर रहे हैं ना, तो शूज और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और वो किस टाइप की फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, जब किसी आप डोर को पुश कर रहे हो तो आप उसको टच कर रहे हो ना, ऐसे हवा में तो नहीं अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट अगर हवा चल रही है तो चलो कोई बात नहीं, पर जब आप उसको खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, तो आप उसको टच कर रहे हो, तो वो आप एक उस पर मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। जब आप किसी रोप को पुल करते हो तो उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, टेंशनल फोर्स क्रिएट हो रही है, दैट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज आपने उसको पुल किया है और पुल करने के लिए आपको उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे कि कोई टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो बुक और टेबल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस जो आप जिसके लिए डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये रही, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गई। ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गई, ये सारी आपकी कांटेक्ट फोर्सेस है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अर्थ पुलिंग अ फॉलिंग एप्पल, एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है, पर अर्थ और एप्पल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, पर फिर भी वो अर्थ की तरफ आता है ना, ड्यू टू सम फोर्स, बट वो फोर्स में आपके किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स होती है अट्रैक्शन या रिपल्शन की। ठीक है, देन अर्थ मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, तो ऐसी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ऐसी फोर्स जिसमें आपके डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बट वहां पे वो फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, बट उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, जैसे कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स हो गई, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये सब आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, तो दिस आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो हम हमेशा ना, जैसे कि हम लोग में एक आलस तो होता ही है ना कि भाई अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हम रेस्ट ही करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों उठना है बेड से, क्यों उठ काम करना है ना, आलस आता है। ठीक है, तो जब तक हमें एक प्रेशर नहीं आता है, कोई बाहर से आके हमें नहीं बोलता है, मम्मा नहीं आके बोलती, कुछ नहीं बोलते कि काम करो पढ़ लो, तब तक तुम काम नहीं करोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं मार्केट में घूम रहा हूं तो एक ही साथ सारे काम कर लो, तो अनलेस तुम्हें कोई नहीं बोलता कि घर आ जाओ, है ना, तो वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक बॉडी के अंदर ना एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहता है।
ठीक है। तो अगर वो मोशन में है, वो कोशिश करता है कि मैं मोशन में रहूं, अगर वो रेस्ट में है तो वो बॉडी कोशिश करती है कि मैं रेस्ट में रहूं, मैं अपने अपने उस स्टेट को चेंज ना करूं, मैं चेंज को रेजिस्ट करना चाहता हूं। ठीक है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज। ठीक है, वो चेंज को रेजिस्ट करती है इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है। तो inertia can be categorized into three types: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. inertia of rest होता है कि अगर बॉडी जो है वो एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। ठीक है, जैसे कि एक हॉर्स सडनली मूव करता है, या आप किसी बस में बैठते हो, बस रुकी हुई है, आप उस पर बैठते हो, सडनली बस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो हॉर्स है जब सडनली मूव करता है, राइडर को जो एक बैकवर्ड फॉल मिलता है। ठीक है, बिकॉज लोअर बॉडी जो है उस राइडर की मूव्स विद द हॉर्स, बट अपर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। ठीक है, अब लोअर बॉडी तो जो है वो हॉर्स के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है, बट अपर बॉडी अभी रेस्ट में ही है और वो कोशिश करी मैं रेस्ट में रहूं, जिसकी वजह से उसको पीछे की तरफ जर्क मिला। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन की, अगर कोई बॉडी मोशन में है, वो कंटिन्यू करेगी कि मैं मोशन में ही रहूं उसी वेलोसिटी के साथ, उसी डायरेक्शन में, अंटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है। जैसे कि अगर मूविंग हॉर्स जब अचानक से रुक जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी तो मूव कर रही थी ना, ठीक है, तो आपको एक आगे की तरफ जर्क लगेगा, आप आगे की तरफ गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपकी लोअर बॉडी तो हॉर्स के साथ रुक गई, पर आपकी अपर बॉडी तो अभी तक मोशन में है ना, और वो इनर्शिया की वजह से उसको था कि मैं मोशन में ही रहूं, जिसकी वजह से आपको एक फॉल फॉरवर्ड जो है जर्क फील होता है। ठीक है, सेम आपके बस में भी होता है ना, जब आप बस में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, तो अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको एक बैकवर्ड जर्क मिलता है, और अचानक से अगर वो रुक जाती है, ब्रेक लगती है, तो एक फॉरवर्ड जर्क मिलता है। ठीक है, inertia of direction, the body will continue to move in a straight line unless external force changes its direction. ठीक है, जैसे spark from a grinding stone flies off tangentially because of their inertia of direction. ठीक है, तो एकदम से अगर कोई चीज ऐसे मूव कर रही है तो उसका जो स्पार्क है किसी भी ग्राइंडिंग स्टोन से, जो भी उसमें से स्पार्क फायर से निकलती है, वो एकदम से टेंजेंटली मतलब फ्लाई करेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इनर्शिया तीन तरह के, रेस्ट में, मोशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, और जैसे कि आप कर्व्ड रोड्स पे जाते हो तो पहले गाड़ी स्ट्रेट चल रही थी, पर अचानक से कर्व आता है तो आपको एकदम से आप साइड में लीन हो जाते हो। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी कोशिश करती है कि मैं क्या करूं, अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करूं उस इनर्शिया की वजह से, बट एक फोर्स लगती है तो उसकी वजह से आप एक साइडवर्ड्स लीन हो जाते हो किसी एक साइड पे, राइट? ओके, तो मास क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। देखो, मास और वेट में ना, मास और वेट में फर्क है। वेट होता है फोर्स, वेट बेसिकली एक फोर्स होती है। ठीक है, वेट चेंज होता है, ठीक है, विथ ग्रेविटी। ठीक है, जब आप ग्रेविटी से दूर जाते हो तो वेट आपका चेंज होता है, ग्रेविटी के पास आते हो तो वेट आपका चेंज होता है। बट मास क्या है? एक मास होता है किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मास। और मास कभी चेंज नहीं होता है किसी बॉडी का। ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, मास विल रिमेन सेम। ठीक है, बिकॉज मास क्या है? आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, एंड इट इज अ की प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स हाउ मच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स मोशन एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स विद ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मतलब कि आपका इनर्शिया जो है, ठीक है, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है मास के ऊपर। ठीक है, तो मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और आप कह सकते हो वाइसा वर्सा। ठीक है, तो मास इज कैलकुलेटेड इन ग्राम्स और केजी। ठीक है,
तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until it is compelled to change the state by applying external force। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, until unless उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है तो। ठीक है, सो दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इन चेंजिंग देयर स्टेट। ठीक है, वो अपनी स्टेट को कब चेंज करते हैं, जब उन पे कोई फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, जैसे कि पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड, जब बस अचानक से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड, अगर अचानक से ब्रेक लग जाते हैं। मैंने जो हॉर्स वाली एग्जांपल्स दी वही सेम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ आ गया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, अनटिल अनलेस उस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो। ठीक है, अब आता है मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली यू कैन से द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोमेंटम से आपको बेसिकली पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट में मोशन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली आप पी से डिनोट करते हो एंड इट इज द वेलोसिटी इनटू मास। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी इनटू मास। ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम, इट इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो अगर आप कह सकते हो कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मास इंक्रीज होता है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइटर और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है पर उसकी वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली हैवियर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा, बिकॉज अभी तो मैंने बताया ना मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेट वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा, स्पीड उसकी बहुत ज्यादा, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स का कारण यही तो होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स का जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी का कारण होता है, बिकॉज हम बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, और जो हाई स्पीड्स वाली गाड़ियां होती है उन्हीं के एक्सीडेंट ज्यादा फेटल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हीकल्स रनिंग विद द स्लोअर स्पीड। ठीक है, इवन एक छोटी सी बुलेट जब मतलब जिसका मास कुछ भी नहीं है, जब वो गन से निकलती है तो बंदे को मार देती है, आगे आर पार हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी बहुत ज्यादा, और उस ज्यादा वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो आपका मोमेंटम है इट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट्स है केजी, वेलोसिटी से होती है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है आपका? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या है आपका? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम बेसिकली आपका क्या बताता है कि मोशन की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन, और वो किसकी वजह से पता चलती है? हमें मास और वेलोसिटी की वजह से पता चलती है। हमें पता चलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रोकना चाहते हो तो उसको रोकना कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई तेजी से गाड़ी आ रही है तो तुम उसको नहीं रोक सकते उसके आगे खड़े होके, है ना, डिफिकल्ट है ना। तो उसी से हमें उसी की मास और वेलोसिटी से पता चलेगा कि मोमेंटम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है, वो हमें पता चलेगा उसके मास और वेलोसिटी से। ठीक है, सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? उसका मोमेंटम होगा जीरो, बिकॉज अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास मोमेंटम क्या होता है? जीरो। ठीक है, मोमेंटम समझ आ गया। तो आते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force.
ठीक है, कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब कितना मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कितना मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कितनी फोर्स आप अप्लाई करते हो। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि P1 जो है वो इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, P2 जो है वो फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया आपका, चेंज कितना हो गया, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, m मान लो मास ऑफ बॉडी है, ठीक है, u मान लो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा ना, v मान लो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा mv माइनस mu, राइट, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल का वेलोसिटी v है, इनिशियल की वेलोसिटी u है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास m, कॉमन लेती हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बताओ जल्दी से, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला कहां से आया, यहां से आया, न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, और तुम कह सकते हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि उस पर कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है। ठीक है, ओके, इसके बाद एक टर्म आते हैं इंपल्स। ठीक है, इसके टर्म आते हैं इंपल्स। सो इंपल्स क्या होता है, सो इंपल्स होता है बेसिकली, पहले इंपल्स से पहले ना मैं इंपल्सिव फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स, सो इंपल्सिव फोर्स होता है वो लार्ज वेरिएबल फोर्स, लार्ज वेरिएबल फोर्स, सॉरी, लार्ज वेरिएबल फोर्स acting for a short interval of time। अरे अब बोलोगे मैम ये क्या चीज है, तो देखो, जब तुम्हें एकदम से गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा जब तुम्हें आता है तो तुम बड़े इंपल्सिव होकर डिसीजंस लेते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उसमें तुम गड़बड़ कर देते हो, खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हो, करते हो ना। ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स बेटा वही है। ठीक है, कि जो बहुत कम टाइम के लिए लग रही है बट बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, टाइम पीरियड कम है बट फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड कम है बट फोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि जब क्रिकेटर एक बॉल को स्मैश करता है, ठीक है, तो बहुत कम टाइम पे वो बॉल को एकदम से स्मैश करता है। ठीक है, और उस बॉल के ऊपर एक बहुत ज्यादा फोर्स लगती है बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, दैट फोर्स इज इंपल्सिव फोर्स, और जो इंपैक्ट उसकी वजह से आ रहा है, जो इंपैक्ट उसकी वजह से आ रहा है, इंपल्सिव फोर्स की वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स, उसे हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ठीक है, इंपैक्ट जो इंपल्सिव फोर्स की वजह से आ रहा है उसे हम कहते हैं इंपल्स। ठीक है, तो इंपैक्ट जो है हम उसको किससे मेजर कर सकते हैं, इंपैक्ट कैन बी मेजर्ड विद द चेंज इन मोमेंटम। इंपैक्ट हम किससे मेजर कर सकते हैं कि वो जो मतलब कि आपका बॉडी में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली मोमेंटम तो चेंज होगा ही होगा ना उस फोर्स की वजह से, तो वो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उससे हम उसका इंपैक्ट को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है बेटा,
फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, और आप कह सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। मैं उसको पहले वाले को तोड़ के लिख रही हूं, ठीक है। तो दिस विल बी एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे बोल दूं एम वी माइनस एम यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी, और एम वी माइनस एम यू क्या है, अभी तो बताया मैंने, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि इम्पल्स जो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ इम्पल्स विल बी केजी मीटर, ठीक है, पर सेकंड, और तुम कह सकते हो न्यूटन सेकंड, ठीक है, और तुम कह सकते हो न्यूटन सेकंड, ठीक है। और अगर तुम्हें फोर्स बताना है, इम्पल्सिव फोर्स क्या है, तो तुम कहोगे चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इम्पल्स बताना है तो इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और तुम कह सकते हो कितनी फोर्स लग रही है कितने टाइम पर, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ठीक है। आ जाओ थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ तो सबको ही पता है ना, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करे कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। एक्शन मतलब रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, और रिएक्शन मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों की फोर्स सेम होगी, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे। मतलब कि तुम कह सकते हो कि एक्शन और रिएक्शन जो है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो जैसे कि रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, अब जब गन बुलेट जो है गन से निकलती है, तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है, ठीक है, उस पर एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रही होती है, और बट एक बैकवर्ड जर्क लगता है, वो जो रिकॉइल फोर्स गन पे लग रही है वो बैकवर्ड लग रही है, और बुलेट जो है वो आगे की तरफ जा रही है। दोनों अपोजिट है, पर दोनों जो है उन पे फोर्स दोनों पे सेम है। पर तुम कहोगे मैम फिर भी बुलेट तो बड़ी तेजी से जा रही है, बिकॉज उसका साइज छोटा है ना, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। देन जब आप वॉक करते हो, वॉकिंग इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रहे हो और बैकवर्ड कर रहे हो, पर ग्राउंड आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और फॉरवर्ड पुश कर रहा है। सेम स्विमिंग के केस में, जैसे कि यहाँ पर बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट, सॉरी, ठीक है, और बोट जो है फोर्स किस पे लगा रहा है, बॉयज की फीट पे लगा, बॉय की फीट पे लगा रहा है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड नेवर कैंसल ईच अदर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है, बट फोर्सेस जो है इक्वल, एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज वो दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं जिनका मास डिफरेंट है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी गन वाली और बुलेट वाली, ठीक है। लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम जो है टू ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद जो है वो सेम रहता है, मतलब मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बस वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पे आप नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अगर m1 u1 m2 u2 मोमेंटम पहले था दो ऑब्जेक्ट्स का, कोलाइड करने के बाद उनका बन जाएगा m1 v1 m2 v2, मतलब बट इनका जो सम होगा दैट विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ऑल एप्लीकेशन जो न्यूटन थर्ड लॉ की हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। जैसे कि सिंपल सी बात बोलती हूँ, जैसे रॉकेट है, तो आप रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, बट रॉकेट के नीचे गैसेस बर्न हो रही होती है ना, जो नीचे की तरफ एक्सर्ट होती है, फोर्स को एक्सर्ट करती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल वॉकिंग वाली एग्जाम्पल दी मैंने, गन वाली एग्जाम्पल दी, स्विमिंग वाली एग्जाम्पल दी, तो सब किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, और वो किस पे बेस करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस करती है, ठीक है। सो ये था आपका फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन। अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share. Thank you. Bye-bye.